हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ये जैसे क्विक रिवीजन का। जितना मैंने पढ़ाया है वो सब आपके सामने रिवाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों, जितने बच्चों को आप जोड़ सकते हैं मेरे साथ जोड़िए, शेयर कीजिए मेरी क्लास को, ठीक है, बाकी बच्चों में भी, ताकि वो बच्चे भी लाभ उठा सकें इसका। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं बच्चों, आते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैंने आप लोगों को कौन सा पढ़ाया था बेटा, जो लोग मेरी क्लास देख रहे हैं कंटिन्यू, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन सा चैप्टर मैंने बच्चों कराया था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हिंदी में इसको ये बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पूरा, आज मैं रिवीजन करा देता हूँ बच्चों। मैंने सबसे पहले आपको इस चैप्टर में क्या क्या बताया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, टू वेरिएबल्स की इक्वेशन कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पावर x की क्या है, 1 है, ठीक है। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आज बिकॉज संडे है तो मैं आज आप लोगों के सामने ये सेशन रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, देन मैंने बताया था इसको सॉल्व करने के दो इक्वेशन अगर मेरी गिवन है, दो इक्वेशन कोई भी गिवन है, सपोज दैट पहली इक्वेशन हमारे पास गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सपोज दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बेटा क्या मेथड है? दो मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे, ग्राफिकल मेथड बताया था एंड अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, उसमें भी तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आप लोगों के कोर्स से हट गया था, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों से, ठीक है। देन मैंने वो नहीं बताया है, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो मैं उसको बता दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दो मेथड मैंने आपको बताया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करते थे, देन सेकंड इक्वेशन में रख करके पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेते थे x एंड y की, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने दो अगर कंडीशन रिवाइज कराई थी, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैंने बताया था अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो कितना सॉल्यूशन मिलेगा? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है ना, तो कैसे हल आएंगे? एक हल, केवल और केवल एक हल आएगा, ठीक है, केवल और केवल एक हल आएगा। और पेयर कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? बताओ बच्चों, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होते हैं? बेटा कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन मिले, तो कैसा हुआ, कंसिस्टेंट। मैंने चेक करने के लिए क्या बताया था, क्या चेक करके देखते हैं, तो मैंने बताया था a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तो हम क्या बोलते हैं, पेयर कैसी होती हैं लाइंस, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ये होता है, कैसी होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ओके। या सेकंड क्या बताया था, या तो लाइंस कैसी हो, पैरेलल होती हैं। पैरेलल में क्या कंडीशन बताई थी, कैसे चेक करते थे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसके लिए ये कंडीशन होती है बच्चों, ठीक है। कैसा पेयर होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर होता है। ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई हल नहीं मिलता है, कहीं पे क्या लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं कट कर रही है, देन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशंस होंगे। पैरेलल लाइंस हैं तो कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, ये अगर आ जाता है तो इसकी कंडीशन हो जाती है इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी। थर्ड क्या आता है, कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन मैंने बताई थी, इसमें तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये मैंने बताई थी थर्ड, ठीक है। तीन चीजें मैंने इसमें आप लोगों को बता दी थी। कंसिस्टेंट, ये कौन सा होगा, कंसिस्टेंट पेयर। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ओके। इतना समझ आया आप लोगों को बेटा? इतना कॉन्सेप्ट था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता इस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। तो जरूर मिलना है इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन,
तो इसको जरूर देख के जाइए। कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा दिए सारे, आप लोग लिखते रहिएगा। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन आएगा इसमें, यूनिक सॉल्यूशन। और कैसा पेयर, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ये कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। बेटा हिंदी में बोलते हैं इसको संगत, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत युग्म, असंगत, केवल और केवल एक हल, हिंदी में भी लिख रहा हूं एक हल। इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। इसमें क्या होगा, संपाती रेखा, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये होती संपाती रेखा है, एक के ऊपर एक रेखा, ठीक है। इसमें कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। कैसा पेयर, अगर सॉल्यूशन आया है तो कंसिस्टेंट, मतलब कैसा, संगत, ओके। इतना क्लियर है आप सबको, बताओ इतना क्लियर है ना। ये इसमें चीज आपकी चीजें याद रखने वाली, ओके। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप बच्चा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात क्यों बोलते हैं, घात 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं, पावर 2 है। ये क्या बोला था, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। एक्स का कोएफिशिएंट बी, एक्स का गुणांक बी। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी कैसा है, अचर पद है, ओके। देन इसमें अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं तो क्या फॉर्मूला है, रूट्स फाइंड करने हैं अगर इस इक्वेशंस के हमको लोगों को, तो क्या फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू धराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं बच्चा, धराचार्य फॉर्मूला, धराचार्य सूत्र, ठीक है। ये धराचार्य फॉर्मूला है, इससे x के वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा क्या है, अगर मान लिया इसके रूट्स मतलब मूल या हल, भाई दो क्वाड्रेटिक है, दो हल होंगे, इसके दो हल आएंगे, x के दो मान मिलेंगे। मान लिया वो है अल्फा बीटा, अगर रूट्स क्या है इसके अल्फा बीटा, ध्यान से समझना, अगर इसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, क्या रूट्स मैंने माने हैं अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ रूट्स क्या होगा, फॉर्मूला समझिएगा बेटा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योग, मूलों का योग मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। सम ऑफ रूट्स मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के हिंदी वाले बच्चों एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेकेंड फॉर्मूले पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। इसमें ऊपर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स था, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स था, इसमें क्या होता है कांस्टेंट टर्म, अचर पद, अचर पद अपॉन क्या होगा बच्चा, वही चीज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो फॉर्मूले अपन लोगों के निकल है, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस के कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसमें ध्यान रखना है माइनस लगेगा, इसमें माइनस नहीं लगता है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। मैं केवल आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूले आप लोगों को लिख लेने, अगर मैं नहीं बताया हूं या गलती से रह गया हूं तो इस क्लास में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अच्छा आगे क्या कॉन्सेप्ट है बच्चा इसमें,
आगे क्या कॉन्सेप्ट आता है, आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है नेचर ऑफ फ्रूट्स का। क्या कॉन्सेप्ट है, नेचर ऑफ फ्रूट्स मतलब क्या है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, हालांकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ठीक है, बस समझ में सब आएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ। नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति कौन बताता है, कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन बताता है बच्चा। तुरंत कोई पूछता है मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, हमें तुरंत खटाक से जवाब देना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बताता है। ओके, इसमें भी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या बोलता है, कह रहा है इफ हम चेक करके देखते हैं, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ जाता है, इक्वल्स टू 0 मिल जाता है। सपोज दैट इक्वल टू 0 आ जाता है, मैंने इसको सॉल्व किया, इक्वल टू 0 मिल गया। अब इक्वल टू 0 मिल गया कहने का मतलब कैसे होंगे, टू रूट्स आर इक्वल एंड रियल। कैसे रूट्स हैं, इक्वल एंड रियल। कैसे रूट्स हैं, कैसे रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। हिंदी में बच्चा कैसे मूल है, बराबर और वास्तविक। कैसे मूल है, हिंदी में भी लिख देता हूं, बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, बराबर व वास्तविक मूल है। ओके, विजिबल है। ओके, बराबर व वास्तविक मूल है। ओके, सेकंड आता है, मैंने चेक किया बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ग्रेटर देन 0। क्या मिल गया बच्चा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मिल गया मतलब कैसे रूट्स हैं, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वालिटी तो होल्ड नहीं कर रही तो अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। भाई रूट्स आर इक्वल थे, इसमें अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, बस कैसे मूल है, वास्तविक मूल है। कैसे मूल है, वास्तविक। ठीक है, रूट्स आर बराबर मूल प्राप्त होते हैं, बराबर व वास्तविक। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, अगर यही चीज मेरा d स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है। ओके, d स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, तो रूट्स कैसे होंगे बच्चा, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल मतलब इमेजिनरी होंगे, टू रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे कौन सा आप लोगों को चैप्टर मैंने पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कौन सा था बच्चा, कौन सा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस पर आ जाते हैं, चलिए बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ओके, वह श्रेणी, हिंदी में समझिए, वह श्रेणी जिस श्रेणी का अंतर समान हो, अंतर समान हो, समांतर श्रेणी, वह श्रेणी जिसका अंतर समान हो। ओके, देन वो कौन सी श्रेणी, अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी। जैसे इसमें क्या क्या टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं बच्चा, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ओके, डी क्या होता है बच्चा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन क्या होता है, एनथ टर्म, एनथ टर्म। एस एन क्या होता है, एस एन क्या होता है बच्चा, बोलो जल्दी बोलो, जिसने पढ़ रखा है, सम ऑफ nth टर्म। ओके, एल क्या होता है बच्चा, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, इसी को मैं बोलता हूं nth टर्म भी। ओके, लास्ट टर्म एंड nth टर्म। सीरीज क्या होती है, ये समांतर श्रेणी क्या होती है, ए
कॉमा ए प्लस डी। अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डैश डैश डैश। ठीक है, डैश 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 चलती इस तरीके से। फर्स्ट टर्म होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है भाई। हम देख रहे हैं यहाँ का भी अंतर d चल रहा है, यहाँ का भी डिफरेंस d चल रहा है, यहाँ का भी डिफरेंस d चल रहा है भाई। माइनस करके देख सकते हैं, ए प्लस डी माइनस ए डी बचेगा, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी फिर d बचेगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या बच रहा है? d बच रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं ये पहला पद है। ओके, ये क्या है हिंदी में? पहला पद है। ये पहला पद है। ये क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक है, ये बोलते हैं सार्वंतर। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या, nth टर्म, nवां पद। ठीक है, ओके, सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योग, l अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है, d इक्वल्स टू फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, रिवीजन करो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद, सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, nth टर्म का क्या फॉर्मूला बताया था? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां an क्या है? अंतिम पद भी बोलते हैं, nवां पद भी बोलते हैं, n पदों की संख्या है, d सर्वांतर है, a प्रथम पद है। ओके, अगर बात कर लेते हैं सम ऑफ nth टर्म, उसके बच्चा दो फॉर्मूले हैं, Sn इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला मुझे पता है। ओके, तब तक किसी बच्चे ने कहा सर वो वाला भी तो होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस n। बिल्कुल होता है, वो जब लास्ट टर्म दिया होगा तब हम वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा? Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस l। अगर मुझे अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ आई होगी। और मैंने एक क्वेश्चन अप्लाई करवाया था, उसमें भी एक फॉर्मूला लिखवाया था। अगर मुझे Sn दिया है, अगर मुझसे उस Sn दिया है, Sn आर गिवन एंड nth टर्म पूछ रहा है, nवां पद पूछ रहा है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला नोट करा था। कौन सा फॉर्मूला था? an इक्वल्स टू Sn माइनस वन। ये भी बच्चा नोट कर लेना है, सारे फॉर्मूले आपको एक जगह नोट कर लेने हैं और वही काम जो मैंने बताया सुबह उठ के रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या क्या मैंने पढ़ाया था इसमें? त्रिभुज में आपको कॉन्ग्रेंट के रूल्स बताए थे, कॉन्ग्रेंसी के रूल्स। बताओ जरा, बताओ क्या होते हैं सर्वांग समता के नियम? क्या बताया था? उसकी ट्रिक मैंने बताई थी, कॉन्ग्रेंसी की शॉर्ट वीडियो डाला था। बताओ जिसको याद है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सास आशा को आस थी डॉलर की, सास आशा को आस थी डॉलर की, क्या था नियम? सास आशा को आस थी डॉलर की, यही तो रूल्स मैंने बताए थे कॉन्ग्रेंसी के, सर्वांग समता के। सर्वांग समता को ऐसे लिखते हैं। ओके, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, तो इतना मैंने बताया था ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होने के लिए। अच्छा, उसके बाद में क्या आ जाता था आपका? बीपीटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी बोलो, स्टेटमेंट क्या है बीपीटी थ्योरम का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn one side of a triangle is parallel, क्या था? If a line is drawn, ये ABC का ट्रायंगल है, D कर लिया। If a line is drawn, ठीक है, one side of a parallel and intersect two other sides at a point D and D, then the ratio of these points और इक्वल। ठीक है, क्या बोला था? अदर टू साइड्स आर डिविजिबल इन द सेम रेशियो। ठीक है, देन द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स, ये अदर टू साइड्स है जो आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या था? बीपीटी थ्योरम क्या थी? AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, इसको इससे ये भी आ जाता था बच्चा, रिवर्स करके प्लस वन करके। इससे आपको ये भी याद रखना है, AD अपॉन AB भी लिखते हैं इक्वल्स टू AE अपॉन AC भी लिखते हैं, नीचे टोटल भी लिखते हैं। ठीक है, ये होता है आपका बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम भी होता है। ओके, देन उसके बाद में मैंने क्या कराया था आप लोगों को? बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम थी, और उससे पहले द रेशियो ऑफ समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
क्या लिखवाया था, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, ये तब हम लगाएंगे इफ ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर हमारे पास में गिवन है यदि ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, सिमिलर है, तब हम लगाएंगे ये क्षेत्रफल ए बी सी का बटे क्षेत्रफल डी ई एफ का उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। ओके, ओके, ये थी पढ़ाई थी। देन उसके नेक्स्ट आते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बच्चा क्या था, बेस का स्क्वायर। ओके, इनकी प्रूविंग भी आपको रिवाइज करनी है, ठीक है, प्रूविंग करके देखिएगा। आज मैं रिवाइज कर रहा हूँ, संडे का टाइम है तो आज सब रिवाइज कर डालिए, ठीक है। ओके, उसके नेक्स्ट क्या बचा हुआ है बताओ जरा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हमारे हिसाब से यही थे, केवल इतने ही थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे क्या थे, इतने ही थे। जो तुम्हें ये चीजें जो है वो नोट करके रखनी है एक पास, ठीक है। ज्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, केवल रिवीजन वाला है आप लोगों का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को ये समझ आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो आया ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया हो, ठीक है, जितना मैंने रिवाइज करवाया सब आपको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए क्लास, यार क्या बना रहे हो, बाकी लोगों को भी शेयर करो, ठीक है। बाकी लोगों को भी शेयर करो यार, सबका भला तो अपना भला, ठीक है। तो बाकी लोगों के पास भी क्लास शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो बच्चा लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, क्या चला जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू।